रसिया के अंदर में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च कर दिया जाता है। सीपीआई सेकेंड हाईएस्ट सीट जीत के हमारे भारत के अंदर में मेन अपोजिशन बनती है। न सही ढंग से अस्पताल था, न सही ढंग से पुलिस स्टेशन। और अगर हम देखें तो चारू मजूमदार के जाने के बाद ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और अगले साल सीपीआई नेहरू सरकार के खिलाफ ऑपरेशन नाउ स्टार्ट कर देती है। 18 to 19 सेंचुरी के पीरियड में इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, जिसमें लोगों के हाथ से काम करने के बजाय बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता था, जिसमें गांव से लोगों को बुला के शहर में ज़बरदस्ती उनसे ज़्यादा टाइम तक काम कराया जाता था। ना इस समय कोई पॉलिसी थी, ना कोई फ्रेमवर्क था, जिसके कारण से यह है कि सरकार भी इसमें कुछ नहीं करती थी। और इसी टाइम 1848 के पीरियड में जर्मनी के एक फिलोसफर या इकोनॉमिस्ट कहें, कार्ल मार्क्स, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे कैपिटलिस्ट जो वर्ग है, जो कि जिनके पास पावर बहुत है, पैसा बहुत है, वो कैसे गरीबों का शोषण करते हैं, जो कि लोअर क्लास जो रहती है, जिसे हम लोग वर्किंग क्लास के नाम से जानते हैं, इनका भारी मात्रा में शोषण किया जाता है। इसमें अपनी मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया, जिसमें जो वर्किंग क्लास है वो दिन रात तो मेहनत करता है, लेकिन जो उनकी आमदनी है, उनका जो प्रॉफिट है, ज़्यादातर हिस्सा कैपिटलिस्ट वर्ग कर लेते हैं अपने अंडर में। और इसके कारण से ये हो जाता है कि जो गरीब वर्ग का इंसान है वो हमेशा के लिए गरीब ही रहता है। मार्क्स ने यह कहा कि जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। और साथ ही इन्होंने अपना एक सॉल्यूशन भी पब्लिश किया, क्लासेस सोसाइटी, जिसमें इन्होंने बताया कि हर एक इंसान बराबर रहे, कोई अमीर ना कोई गरीब, जितनी भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन हर कोई इंसान करे। और साथ ही अगर देखें तो इस थ्योरी में सबसे बड़ी बेस बनती है नक्सलिज्म की, जो कि आगे चल के आपको पता भी चलेगा। मार्क्स ने कहा कि अमीर अपना पावर तो आसानी से छोड़ेगा नहीं, इसके लिए हमें वायलेंस भी करना पड़ेगा, हमें हथियार भी उठाना पड़ेगा। और यहीं से लाल रंग यानी खून का रंग, जो कि कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी विचारधारा बनती है, जो कि उनके झंडे में भी झलकता है। और इस सिंबल के थ्रू हमें लाल सलाम और रेड कॉरिडोर शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आज के पीरियड में भी विचारधारा बनी हुई है कई लोगों के भीतर में। मार्क्स ने अपने थ्योरी में गरीबों के लिए एक फ्रेमवर्क दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि आप जो गरीब हैं वो आपकी गलती के कारण नहीं है, बल्कि सिस्टम की गलती के कारण आप गरीब हैं। और इसी थ्योरी के बाद हमें काफ़ी सारे शहरों में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, लाइक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलने लगे। लेकिन जो प्रोटेस्ट थी वो बहुत छोटी थी, जिसके कारण से है कि सरकार आराम से इस चीज़ को दबा पाती थी, जो कि पूरी तरह अगर हम देखें तो सरकार के कंट्रोल में भी थी। लेकिन जस्ट इसके 70 साल बाद 1917 के पीरियड में व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में रसिया के अंदर में एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होता है, जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से अपना प्रेरणा स्रोत बना के लेनिन पूरा एक रिवॉल्यूशन करते हैं, जो कि रसिया के अंदर में पहले राजशाही तंत्र या राजतंत्र अगर हम कहें वो चला करता था, जो कि पूरा का पूरा सिस्टम को बदल के रख दिया जाता है, जो कि 1922 में यूएसएसआर को हटा के सोवियत यूनियन नाम से एक देश बनाया जाता है। ये जो रसिया में हुआ उसे देख के ब्रिटिशर्स काफी घबरा गए थे। इनको ये भी डर था कि ये रिवॉल्यूशन अगर इंडिया में हो गया तो इनकी पूरी की पूरी सरकार बदल सकती है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर में हमारे भारत के अंदर में काफी गरीब वर्ग के लोग हैं ही, जो कि ज्यादातर अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन में अगर हम जनसंख्या देखें, जो कि गरीब और किसान वर्ग के लोग ही हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर में कम्युनिस्ट विचारधारा को पनपने से पहले ही उसे उखाड़ने की कोशिश की, जो कि 17 अक्टूबर 1920 के पीरियड में हमारे भारतीय थिंकर एम.एन. रॉय और उनकी टीम यूएसएसआर ताशकंद पहुंचते हैं और रसिया के अंदर में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च कर दिया जाता है। और यहाँ से ट्रेनिंग लेके ये लोग भारत वापिस आए, अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी जो थिंकिंग है उसे लोगों के बीच में बांटने लगे। और 26 अक्टूबर 1925 के पीरियड में कानपुर कॉन्फ्रेंस में इसे आधिकारिक रूप में मंजूरी बना के हमारे भारत के अंदर में इसे लॉन्च कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स इस एक्टिविटी के कारण काफी घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें डर था ये चीज जो रसिया में हुआ वो हमारे भारत के अंदर में भी मत हो और इनकी सरकार मत चली जाए, जिसमें मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस बनाया जाता है और 1934 के पीरियड में इसे बैन कर दिया जाता है, लाइक ए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जो कि इस पीरियड के अंदर में हमारे भारत के अंदर में जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, जो कि किसान की पूरी फसल का 50% किसान रखता था और जो 50% है उसे जमींदार अपने हिरासत में रख लेता था, जिसका 90% जो कि अंग्रेजों को दे दिया जाता था और 10% जमींदार अपने लिए खुद रखता था। देखिए, जो किसान है उसकी फसल उस प्रकार नहीं होती थी उस पीरियड के अंदर में,
लेकिन अगर हम देखें जो जमींदार है उसे तो अपना टैक्स कमाना है ना, वो अपने जेब पे थोड़ी भरेगा, जिसके कारण से यह है कि किसानों का जबरदस्ती शोषण किया जाता था, जो कि किसानों को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था इस एक्टिविटी के कारण। और सीपीआई के लिए सबसे बड़ा परफेक्ट मौका था अपनी आइडियोलॉजी को उनको समझाने का, जो कि 1946 के पीरियड में तेलंगाना के अंदर में, जो कि हैदराबाद उस समय प्रिंसली स्टेट था, इस पीरियड में किसान बगावत करते हैं निजाम के खिलाफ। सीपीआई इस चीज में सपोर्ट भी करती है और इस एक्टिविटी के कारण 5000 से भी ज्यादा लोगों की आर्मी बनती है, जिसमें जमींदारों का जो महल है उसे जला दिया जाता है किसानों द्वारा, और लैंड रिकॉर्ड को भी जला दिया जाता है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा गांव, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सीपीआई की कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि सीपीआई ने तो हेल्प किया, जिसमें 4 लाख हेक्टेयर को किसानों को बांट दिया जाता है। ब्रिटिशर्स भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस पीरियड में ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के तो जाने वाली थी ही, और इस कारण यह है कि ब्रिटिशर्स इन सभी मामलों में अपनी हस्तक्षेप नहीं किया कर रही थी। और सेम टाइम में अगर हम देखें तो ईस्टर्न बंगाल में तेभागा मूवमेंट चल रहा था, लेकिन जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है तो ये मूवमेंट भी दब के रह जाता है। और जब हमारा भारत आज़ाद होता है, हमारे देश के अंदर में डेमोक्रेसी लागू होता है, तो सीपीआई ये कहती है ये जो पूरी की पूरी सरकार है ये अमीरों की सरकार है, अमीर इसे कठपुतली के हिसाब से चलाएंगे, गरीबों का भी शोषण किया जाएगा इस सरकार के द्वारा, ये कहना था सीपीआई का। और अगले साल सीपीआई नेहरू सरकार के खिलाफ ऑपरेशन नाउ स्टार्ट कर देती है, जिसमें आर्म रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है हमारे भारत के अंदर में। और इसी सीपीआई में अगर हम देखें तो 2 यंग मेंबर थे, एक चारू मजुमदार और दूसरा कोडापल्ली सीतारमैया, जो कि आगे चल के नक्सलवाद मूवमेंट की सबसे बड़े नाम बनते हैं। और इसी सेम पीरियड में चाइना के अंदर में भी रिवॉल्यूशन हो रहा था। माओ जेडोंग ने गरीब किसानों के साथ मिलके गोरेला आर्मी बनाई, गांव से शुरू होकर इन्होंने सिटीज पे कब्जा किया और 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। इस रिवॉल्यूशन में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और प्लस जमींदार भी इसमें थे, और इसका सीधा असर हमें भारत में भी देखने को मिलने लगा, जो कि सेम रिवॉल्यूशन को थीम लेके हमारे भारत के अंदर में भी आवाज उठाने लग रहे थे। हमारे भारत वालों का भी कहना था अगर चाइना कर सकता था तो हम भी कर सकते हैं। और ये जितनी भी हरकतें हैं ये भारत सरकार की नजर में आई तो भारत सरकार ने एक वादा किया लैंड रिफॉर्म एक्ट का, और 9 जुलाई 1949 में एग्रो रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट आई। लेकिन अगर हम देखें तो जमींदारों के प्रेशरों के नाम से ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाई। अब देखिए अपने हक की मांग तो कर रहे थे, लेकिन इनके पास ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था ना कुछ नहीं, जिसके कारण से ये है कि 1951 के इलेक्शन में जो बड़े बड़े लीडर्स थे सीपीआई के, उन्होंने पॉलिटिकली रास्ता चुना और सीपीआई सेकंड हाईएस्ट सीट जीत के हमारे भारत के अंदर में मेन अपोजिशन बनती है और आगे चल के केरल के इलेक्शन को भी लड़ के वहां अपनी सरकार इस्टेब्लिश करती है। और ये जितनी भी एक्टिविटी है उसे कांग्रेस देख के काफी घबरा गया था, जिसके बाद यह है कि लैंड रिफॉर्म एक्टिविटी इंप्लीमेंट करने की काफी कोशिश करने लगती है कांग्रेस की सरकार। बट अगर हम सीपीआई को देखें तो थोड़े ही सालों में सीपीआई के अंदर ही आइडियोलॉजिकल स्प्लिट देखने को मिलती है हमें, जहां सीपीआई की एक दूसरी ग्रुप बनती है सीपीआई-एम। और अगर हम सीपीआई के अंदर में ही अगर तीसरे ग्रुप को देखें जो कि चारू मजुमदार, जिसका ये कहना था कि हम हथियारों के बगैर हम इनसे लड़ नहीं सकते, इनका मेन थॉट था कि हथियार ही हमारा मेन रास्ता है, जिसके कारण से यह है कि इनकी एक अलग ग्रुप स्प्लिट होती है। इनको ना इलेक्शन से मतलब था ना इनको राजनीति से मतलब था, इनका था मेन मोटिव हथियार का, जिसके कारण से यह है कि चारू मजुमदार कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है 1965 से 67 के बीच में, जो चारू मजुमदार जो कि गायब हो जाते हैं 2 साल के लिए। इस 2 साल के पीरियड में उन्होंने 8 डॉक्यूमेंट लिखा, जिसे भारत का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा गया कि हमारे भारत के अंदर में जितने भी गाँव हैं, उस गाँव में जो भी छोटे छोटे हथियार यूज किए जाते हैं अपनी फसल काटने एवरीथिंग के लिए, उस हथियारों का यूज करके हम कैसे रिवॉल्यूशन कर सकते हैं और कैसे जमींदारों और पुलिस को मार के गांव पे कब्जा किया जा सकता है, इन सभी बातों के ऊपर इसमें लिखाया गया था इनकी डॉक्यूमेंट में। 1967 के पीरियड में अगर हम वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अगर देखें नक्सलबाड़ी गांव को, जिसमें काफी सारे ट्राइब रहते हैं, लाइक अगर हम देखें तो संथल, उरांव, मुंडा, राजबंशी ट्राइब जो कि इनकी कम्युनिटी थी, और यही एक ट्राइबल फार्मर था विमल नाम का, जिसकी जमीन छीन ली जाती है जमींदार के द्वारा। जब ये पुलिस के पास जाता है तो सुनवाई नहीं मिलती है इसको, तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्ट इसके दूसरे दिन 2 मार्च 1967 के पीरियड में सीपीआई की सरकार आती है वेस्ट बंगाल के अंदर में, जिसके कारण यह है कि कोर्ट भी फैसला देती है विमल किसान के पक्ष में। लेकिन जब विमल किसान खेती करने जाता है अपने खेत, तो जमींदार के आदमी उसे पीट पीट के उसे भगा देते हैं, और जब विमल पुलिस के पास जब मदद मांगने जाता है तो पुलिस साफ इनकार कर देती है इनकी बातों को सुनने से भी। और उसके बाद विमल किसान सीपीआई लीडर जंगल संथाल और अंडरग्राउंड कानू सनियाल के पास पहुंचता है,
सीपीआई के 150 मेंबर तीर कमान लेके जमींदारों पे हमला कर देते हैं और उसके पास से जो 12 टन चावल था उसे लूट भी लेते हैं। 18 मार्च 1967 के पीरियड में एक मीटिंग होती है जिसमें बात ये चलता है कि पुलिस की एंट्री बंद कर दी जाएगी हमारे गाँवों में, जो कि सीपीआई की तराई कृषक सभा बनाई जाती है जिसमें ये सब चीज बातें होती है। और उसके बाद जितने भी जमींदार हैं उनसे जमीन छीन लिया जाएगा और आपस में बांट लिया जाएगा। ये कहना था सीपीआई ग्रुप का, जिसमें जो अगर मेंबर बनना चाहता है किसान उसको 20 पैसे दे के मेंबर वो बन सकता है। जिसके बाद ये है कि जो लूटी हुई जमीन है उसे किसान आपस में बांट सकते हैं। इस प्रकार से नियम था। और फिर क्या, मार्च से लेकर मई तक 100 से भी ज्यादा हमले होते हैं जिसमें कई सारे जमींदारों की जमीन छीन ली जाती है और किसान आपस में बांट लेते हैं। 23 मार्च 1967 के पीरियड में एक पुलिस ऑफिसर है सोनम वांगड़ी, जो कि गांव में घुसते हैं, लेकिन जंगल संथाल के जो मेंबर हैं उनके द्वारा तीर कमान मार के इस पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है। 24-25 मई को पुलिस वाले फिर से गांव में घुसते हैं जिसमें गोलीबारी होती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 9 औरतें 2 बच्चे भी शामिल थे। और ये जो घटना है इतना बड़ा घटना हो जाता है कि आसपास के जितने भी ट्राइबल एरिया है इस सब में बात पहुंच जाती है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था इस गांव में, जिसके कारण से यह है कि गुस्सा काफी हद तक भड़क जाता है। जिसमें होता यह है कि सरकार फिर से 1500 पुलिस ऑफिसर भेजती है, जिसमें 700 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें अगर हम देखें तो जंगल संताल भी इसमें इंक्लूड था। लेकिन अगर हम देखें जो चारू मजूमदार है, जो कि एक लीडिंग माइंडसेट रहता है इसमें, वो भाग जाता है। चूंकि ये घटना माओ की चीन वाली स्ट्रेटेजी थी जो कि हमारे भारत के नक्सलवाड़ी गांव से स्टार्ट हुई। देन इस तरह की एक्टिविटी का नाम नक्सलवाद पड़ गया। 20 नवंबर 1967 के पीरियड में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसके कारण से है कि हमें इसमें क्रैक देखने को मिलने लगते हैं। दिसंबर 1968 के पीरियड में कानू सन्याल नेपाल के रास्ते से चीन निकल जाता है और वहाँ की जितनी सारी एक्टिविटी है हर एक चीज के बारे में स्टडी करता है और साथ ही वहाँ जाके मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है और वहाँ की जो रेड बुक है उसको कॉपी करके उसकी जो विचारधारा है हर एक चीज उसे हमारे भारत के अंदर में पब्लिश करने की कोशिश भी करता है। देन वो जनवरी 1969 के पीरियड में आके चारू मजूमदार से मिलता है और 2 अप्रैल 1969 के पीरियड में लेनिन का 100वां बर्थ एनिवर्सरी था, जिसके कारण से यह है कि हमारे भारत के अंदर में एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था CPI-ML, जो कि इलेक्शन को बॉयकॉट कर हथियारों के जरिए हमारे भारत के अंदर में लड़ाई की बात करती है। इसका स्लोगन था चाइनीज पाथ इज द अवर पाथ, जो कि इस मूवमेंट में अगर हम देखें तो 17,000 से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना ये हमारे भारत के अंदर में नक्सलवाद का सबसे बड़ा एपिडेमिक सेंटर बनता है। 1 अगस्त 1970 के पीरियड में कानू सन्याल गिरफ्तार हो जाता है और जुलाई अगस्त 1971 के पीरियड में ऑपरेशन स्टेपल चेस जारी किया जाता है, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा नक्सली पकड़े जाते हैं। जिसमें से एक जो नक्सली है वो चारू मजूमदार का एड्रेस भी बता देता है, जिसके कारण से यह है 16 जुलाई 1972 में कोलकाता की पुलिस रेड करती है और चारू मजूमदार को जेल में डाल दिया जाता है। और जो नक्सली है वो बताता भी इसलिए है क्योंकि 10,000 का इनाम था इसके ऊपर, जिसके कारण से है कि ये चुपचाप अपना बात रख देता है कि सर मुझे छोड़ दो, इसे पकड़ लो। और 28 जुलाई 1972 में लाल बाजार नाम के लॉकअप में उसकी मौत हो जाती है, जिसमें अगर हम देखें तो ऑफिशियल ये था कि टीबी और कार्डियक अरेस्ट के नाम से इसकी मौत हो गई है। लेकिन जो नक्सलवाद का दावा यह है कि पुलिस ने इसे जानबूझ के मारा है, जो कि चारू मजूमदार का डेथ हो गया है, जिसके कारण से कानू सन्याल को काफी ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेता है जेल के अंदर में ही। और अगर हम देखें तो चारू मजूमदार के जाने के बाद ये जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और जो कि 1973 से लेकर 75 के बीच में ऑपरेशन थंडर लागू किया जाता है और इस समय इमरजेंसी का भी दौर आ गया था, जिसके कारण से है कि मीसा कानून के तहत इन जितने भी नक्सलवादी हैं उन्हें डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण से यह है कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक हमें कमज़ोर देखने को मिलता है। बट अगर हम देखें तो 1977 के पीरियड में इमरजेंसी हटता है हमारे भारत के अंदर में, इलेक्शन होता है, जिसमें यह है कि मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और जितने सारे नक्सली हैं वो जेल से लेटर लिख के ये वादा करते हैं कि हम हथियार कभी नहीं उठाएंगे, आप हमें बस रिहा कर दीजिए। और 3 मई 1977 के पीरियड में रिटर्न अंडरटेकिंग लेके इन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। पर अगर हम देखें तो कोडापल्ली सीतारामैया फिर से एक ग्रुप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और अंडरग्राउंड होकर छोटे छोटे ग्रुप के साथ मिलकर 3000 से भी ज्यादा लोगों की एक आर्मी बनाता है, जो कि 1980 के पीरियड में अगर हम देखेंगे तो पीपल्स वॉर ग्रुप बनती है, जो कि हम PWG के नाम से इसे हम जानते हैं। बट अगर हम देखेंगे तो इस पीरियड में इनकी स्ट्रेटेजी हमें बदली हुई देखने को मिलती है, जहां गांव वालों के साथ मिलकर जो विद्रोह किया जाता था उसी को हटा के ये सीधा जंगल साइड शिफ्ट होने लगते हैं, जो कि अगर हम देखें तो हमारे भारत के मोस्टली जंगल में ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है, जो कि उतना ज्यादा
एजुकेटेड नहीं रहती है अगर रियल मायने में अगर हम देखें तो, जो कि अगर हम भारत का 12% हिस्सा देखें जो कि 4 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर में आता है, जहां अगर हम देखें तो 5% ट्राइबल्स आबादी यहाँ रहती थी, जिनका अगर हम मेन आधार देखें तो जल जंगल जमीन यही इनका सबसे ज्यादा फेवरेट चीज था। जो कि इनकी अगर हम पहचान की भी अगर बात करें तो इनकी मेन पहचान यही हो जाती है, क्योंकि ये अपने प्रकृति के साथ काफी ज्यादा हद तक जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। बट दिक्कत ये थी कि इस जगह प्रॉपर ढंग से सड़कें थी नहीं, न प्रॉपर ढंग से एजुकेशन सिस्टम था, न सही ढंग से अस्पताल था, न सही ढंग से पुलिस स्टेशन, जिसके कारण से यह है कि जो नक्सली है जितनी भी एक्टिविटी यहाँ आराम से वो कर सकते थे। जिसमें अगर हम देखें जो PWG ग्रुप है इन्होंने गोंडी भाषा सीखी, जिसके कारण से यह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ वो काफी अच्छे हद तक रिलेट कर पाए। ये यहाँ जाके घुले मिले यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे, और जो तेंदुपत्ता का रेट है उसे बढ़वाया। उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट में ज़्यादा लीडिंग भी करने लगे जितने भी जंगल एरिया है उसमें, और साथ ही आदिवासी किसान संगठन बनाया, जिसके कारण से ये है कि ये जो लोकल लोग हैं उनका भरोसा काफ़ी हद तक ये जितने भी लगे थे। जो कि अगर हम इस पीरियड में देखें तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट थी, जितने भी जंगल एरिया में जितने भी लोग हैं उनका काफ़ी हद तक शोषण कर रहे थे। इन सब के ऊपर आवाज़ उठा के जितने भी लोकल लोग हैं उनका भरोसा काफी हद तक जीत भी गए थे, जिसके कारण से यह है कि जो लोकल लोग हैं उन पे नक्सल एक्टिविटी का भरोसा काफी हद तक बढ़ने भी लगा था। और अगर हम देखें तो 1990 के पीरियड में नक्सलवाद ने काफी हद तक हमारे भारत के राज्यों को अपने अंडर में ले लिया था। लाइक अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं यहाँ हाई लेवल पे नक्सलिज्म एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी इस पीरियड में। और बिहार को हम कैसे भूल सकते हैं, जितने भी अगर हम एरिया में देखें जो कि डेंस फॉरेस्ट है, जिसके कारण से है कि अपनी कैंपिंग, अपने जितने भी एक्टिविटी है उसको आराम से फ्रीली कर सकते थे। और यहीं से अगर हम देखें तो ये जितने भी एरिया हैं वो आगे चल के रेड कॉरिडोर भी कहलाई हमारे भारत के अंदर में। यहाँ अगर हम नक्सलिज्म का देखें तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई, अपने खुद के कोर्ट, अपने खुद के डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी खुद की आर्मी के साथ ये जितने भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें जितने भी जंगल एरिया है और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ वो कोरिलेट करके इस एरिया में रूल भी कर रहे थे। हमारे भारत के अंदर में सरकार तो थी ही, लेकिन अगर हम पैरेलल वर्ल्ड में देखें तो जितनी भी ये जंगल एरिया वाली ज़मीन है उसमें नक्सलिज्म की सरकार थी, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और अगर देखिए अगर कोई भी इंसान यहाँ का जो लोकल है अगर पुलिस के पास इन्फॉर्मर बन जाता है तो उसे डायरेक्ट मार दिया जाता था, और जो पुलिस है वो भी यहाँ आने से डरा करती थी। इस प्रकार से खौफ था नक्सलिज्म का हमारे भारत के अंदर में। और इसी दौर में अगर हम देखें जो नक्सलिज्म है वो श्रीलंका के LTTE ग्रुप के साथ और असम के ULFA ग्रुप के साथ आपस में कनेक्शन बनाते हैं। जिसके बाद अगर हम देखें तो गोरेला वॉरफेयर, कई सारी मशीनरी बनाना और कई सारे वेपन्स को बना के उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद कई सारे लैंड माइन को बिछाना हर एक जंगल में, जिसके कारण से है कि जो सरकार है वो भी आने से यहाँ डरे। और कहा यह भी जाता है कि LTTE ग्रुप जो कि श्रीलंका का है उसने इस ग्रुप को 50 से 60 AK-47 भी डिलीवर किया था। जो कि अगर हम भारत में अगर देखें तो 1991 के पीरियड में हमारे भारत के अंदर में हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिलने लगी, जिसके कारण से है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनके लिए दरवाजा खुलने लगा। जो कि हमारे भारत के अंदर में अगर हम देखें तो मोस्टली जो ट्राइबल एरिया में जितनी भी जल जंगल जमीन वाले एरिया हैं उसमें काफी हद तक अगर देखें तो मिनरल्स भरमार है। और मैंने जितनी भी स्टेट के बारे में आपको बताया जिसमें 85% कोल है हमारे पूरे भारत का, जो कि अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में काफी हद तक डिमांड भी बढ़ने लग रही थी, जिसके कारण से ये है कि कंपनी मुंह मांगा पैसा देके या जबरदस्ती उस जमीन को छीन ले रही थी, या अगर हम देखें तो जबरदस्ती भी नहीं सही, उस एरिया में अपनी पकड़ बनाना चाहती ही थी। और इस चीज का असर नक्सलिज्म को काफी हद तक मिलने भी लगा। जो कि अगर हम देखें तो हमारी भारत सरकार ने 1996 के पीरियड में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट लाया, जिसमें अगर हम देखें तो ग्राम सभा की परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्राइवेट कंपनी को वहाँ सेटल होने में। बट अगर हम देखें तो इसमें भी हमें करप्शन देखने को मिलने लगा था। जो कंपनी है वो मुंह मांगा पैसा दे के जो पर्टिकुलर लोग हैं उनको अपने फेवर में ले लेती थी, जितने भी अधिकारी हैं उनको भी अपने साथ में लेके उस एरिया में सीधा माइनिंग करना स्टार्ट कर देती थी। बाद में अगर देखें तो जितने भी ट्राइबल्स हैं वो NGO कोर्ट गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा माइनिंग का सिलसिला रोक दिया इस पर्टिकुलर एरिया में। और इस फैसले से बचने के लिए PM अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जरिए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सारे स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को भेज दिया, जिसमें 5th शेड्यूल की भाषा बदलने की कोशिश की गई थी, बट ये चीज लीक हो गया। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए इन सभी एक्टिविटी के थ्रू। फिर भी सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो कि बाल्को
पॉस्को है जिसका 50% शेयर्स एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया और इस कंपनी का नाम है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि अगर हम देखें तो हमारे भारत में इनडायरेक्ट तरीकों से प्राइवेट कंपनी को एक्सेस मिलने लगा था। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो इन सभी तरीकों के थ्रू नक्सलिज्म का भरोसा काफी हद तक बढ़ रहा था ट्राइबल्स कम्युनिटी के ऊपर में, जिसके कारण से है कि ट्राइबल्स काफी हद तक सपोर्ट भी कर रहे थे नक्सलिज्म एक्टिविटी को। जो कि अगर हम देखें जो टाटा का नैनो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में बनने वाला था, लेकिन उसे डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया गया गुजरात। इन सभी नक्सलिज्म एक्टिविटी के थ्रू लोग आवाज उठाने लग रहे थे, जिसके कारण से है कि 2000 से भी ज्यादा जॉब छिन गई लोकल लोगों का और 10,000 से भी ज्यादा जो इनडायरेक्ट जॉब जो जनरेट होती वो भी चला गया। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस हो गया वेस्ट बंगाल में। और वहीं अगर हम देखें पॉस्को जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है जो कि $12 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली थी उड़ीसा के अंदर में, लेकिन यही नक्सलिज्म एक्टिविटी के थ्रू वो डायरेक्ट हमारे भारत में ही इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर देती है, जो कि हमारे भारत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो सिर्फ नक्सलिज्म एक्टिविटी के थ्रू जनरेट नहीं हो पाया। और वहीं हम नक्सलिज्म ग्रुप को अगर देखें, जो कि नक्सलिज्म ग्रुप है, ये जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं उन्हें अपने साथ में मिला के एक ग्रुप बनाया गया था CPI मॉइस्ट ग्रुप, जो कि 2005 से 2010 के पीरियड में हमारे भारत में काफी पीक लेवल पे था। जो कि अगर हम देखें 10 राज्य 180 जिले इस पर्टिकुलर एरिया में ये फैला हुआ था। जो कि अगर हम देखें तो इस पीरियड में अपनी खुद की इसकी जनता सरकार चल रही थी, जिसमें अगर देखें तो खुलेआम गुंडागर्दी, चरस, गांजा, अफीम हर एक चीज का इसमें स्मगलिंग चला करता था इस पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि इन्हें पैसा भी चाहिए था अपनी जितनी भी ग्रुप है उन सब चीज को रन करने के लिए। और वहीं अगर हम 2010 के पीरियड में अगर देखें जो कि नक्सलवाद है वो काफी हद तक हमें कमजोर देखने को मिलने लगा था, जो कि इसके खुद के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था, जो कि टॉप लीडरशिप जो कि ज्यादातर देखें तो आंध्र प्रदेश साइड से आते थे, जो कि अगर देखें जितनी भी खतरनाक काम थी उसे पिछड़ी जनजातियों को दे दिया जाता था। जो कि अगर हम देखें इसमें जो लीडर थे उन पे काफी हद तक करप्शन का आरोप भी लगने लगा था। जो कि अगर हम देखें नक्सलिज्म लीडर संदीप यादव, जिसका दिल्ली में एक आलीशान सा फ्लैट है। प्रद्युमन शर्मा ने अपनी भतीजी का एडमिशन 22 लाख दे के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करवाया। कोडापल्ली की खुद की बेटी और जो दामाद है वो एम्स में डॉक्टर थे। और जो कि अगर हम देखें जितनी भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है वो लोग तो गाँव जंगल जमीन में थे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो तो शहर में जाके मौज कर रहे थे। इन सभी एक्टिविटी के थ्रू जितने भी जो लोकल लोग हैं उनको भरोसा टूटने लगा। जो कि अगर देखें जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रही थी कि ये जितनी भी एक्टिविटी है वो ख़त्म किया जाए, जिसके कारण से यह है कि CRPF, पुलिस और इंटेलिजेंस के हेल्प के थ्रू और हमारे भारत के अंदर में काफ़ी हद तक मॉडर्न हथियारों के जरिए इन पे अटैक करना शुरू किया गया, जो कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए इनकी प्रॉपर लोकेशन ढूंढी जाती थी, जिसके बाद इन पे हमला भी किया जाता था। जिसमें अगर हम NIA की जांच को अगर देखें, जिसमें पता ये चला कि ये जितनी भी ग्रुप है वो हमारे सिर्फ गांव एरिया में नहीं थी, ना हमारे जंगल एरिया में, बल्कि हमारे शहरों के अंदर में भी ये अपनी एक्टिविटी को रन कर रहे थे, जिन्हें हम अर्बन नक्सलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये विचारधारा गांव से शुरू हुई थी, गांव से जंगल में शिफ्ट हुई, जंगल के बाद ये शहर के लोगों को भी अपनी मैनिपुलेशन में करने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही अगर देखें जो कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने अपना एफिडेविट दिया, जिसमें पता चला कि ये अर्बन नक्सलिज्म भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण से है कि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ये गांव एरिया, जंगल एरिया में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे। 74 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया गया था और 2014 के पीरियड में हमारे भारत में नोटबंदी भी हुआ, जिसके कारण से है कि इनका पूरा का पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर गया, जो कि अपने इलीगल एक्टिविटी के थ्रू काफ़ी हद तक नोट पकड़ के बैठे हुए थे, जिसके कारण से है कि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई, जिसके कारण से है कि न घर के रहे न घाट के। देखिए भारत सरकार द्वारा एक सरेंडर पॉलिसी भी लाई गई, जिसमें पता ये भी चला कि ये अपने फाइटर्स की नसबंदी भी करवा दिया करते थे। और साथ ही अगर देखें तो ये महिलाओं को भी प्रेग्नेंट नहीं होने देते थे, जो कि नतीजा हमें देखने को ये मिला कि 180 जिलों में ये फैला हुआ था, जो कि अब कम होके 18 जिलों तक सिमट गया है। और आगे चल के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का दावा ये भी है कि ये आगे चल के 2026 के एंडिंग तक में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा हमारे भारत के अंदर में। तो ये रही नक्सलवाद की पूरी कहानी, जो कि यूरोपियन फिलॉसफी के थ्रू ये चाइना गया, चाइना के बाद ये हमारे भारत में पहुंचा और हमारे भारत के अंदर में इतने सालों तक हमारी जल जंगल जमीन के नाम पे हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा एक रैकेट चला के हमारे देश को तबाह करने की कोशिश किया गया, जिसमें हमारे भारत के 40% जमीन को अपने हिरासत में लेके ये हमारे भारत सरकार को ही हटाने की बात किया करते थे, जो कि फिलहाल अगर हम देखें तो अभी के समय में काफी सिमट के रह चुका है। 2026 के एंडिंग तक हमें क्या देखने को मिलता है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको हर एक प्रॉपर फैक्ट के साथ, प्रॉपर डाटा के साथ हर एक कंटेंट बताने में। थैंक यू।